बात की है, कम से कम यहाँ के जो सांसद जीत के गए उनको कहना चाहिए अब। मगर एक बार भी, ये तो वो सांसद हैं जो ये कहते थे, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि मैं हारा चुनाव में हार जीत चलती है प्रजातंत्र में, मुझे तो तकलीफ एक बात की है कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टी कांग्रेस में थे और पार्टी कांग्रेस को ये छोड़ के गए कि भाई दीपेंद्र सांसद हैं और उन्होंने सारा विकास कार्य रोहतक में कराया और सारे जो है सारा काम वो रोहतक में करते हैं, और इस बात पे मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं। और करनाल से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट मिल गई रोहतक से। मेरे मन में इस बात की टीस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं कोई काम, अपना कोई काम लोकसभा में सांसद के रूप में क्या किया क्या नहीं, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हो। ना कोई काम की बात है क्या। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई इस बार नुकसान, मेरे को कह रहे थे अभी कईयों ने कहा कि नुकसान ये हुआ कि आप चौथी बार जाते, सबसे सीनियर मोस्ट थे आप लोकसभा में, कांग्रेस संसदीय दल के, आपको बहुत अच्छा मौका मिलता और देश के विपक्ष में आपका नाम होता। मगर नुकसान उससे ज्यादा ये हुआ कि जो ये 3900 वोटों का फर्क रह गया ना, ये नहीं रहता। अगर यहां से हम जीत जाते लोकसभा तो चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनती, ना एक किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना ये कर्मचारी आंदोलन देखना पड़ता, ना मजदूर आंदोलन, ना खिलाड़ी आंदोलन। आज हरियाणा में आपकी सरकार होती। मैं आप सबसे महम हमेशा से ये महम से भाई हुड्डा साहब का और दांगी साहब का एक जो प्यार रहा है, और महम का और कलोई का जो रिश्ता रहा है हमेशा, और एक ये भी समय था कि कलोई से भी ज्यादा लीड महम से आई। मैं वो समय नहीं भूल सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, इस बार ये जो कही है, मैं छत्तीस बिरादरी से पूछना चाहता हूं, 20 साल आपके एक दिन का हिसाब किताब मेरा आपकी आत्मा देगी, आपके दिल में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे कि भाई इस बार भाई महम कलोई से पीछे तो नहीं रहेगा। इस बार मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में भी रंग लेके आएगा, और आपके आशीर्वाद से अवसर मिलेगा तो देश में भी आपके नाम को मैं ऊंचा लेके जाने दूंगा। आपको कभी नीचा देखने का अवसर मिलेगा नहीं। और एक और मैं कहना चाहता हूं, अभी अंकल ने एक बात कही, दांगी साहब ने एक बात कही अभी, कि जो कुछ लोग यहां पे काम, सबको पता है कौन काम करे, लेकिन तकलीफ है। अब हम क्या करें, उनके तकलीफ है, उनको इस बात से तकलीफ है। बोला जी रेल की लाइन, बोला जी जो है फाइल खूगी, या आपने भी सुनी होगी, बोला फाइल खूगी, रेल की लाइन की फाइल खूगी। बोला जो है रेल की लाइन, मैं वह फाइल लेके आया हूं। मैं आपके बीच में किसी को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उनके तो तकलीफ दूसरी है, हमने पता है उनके क्या तकलीफ है, उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन मैं पंचायत में, जो महम की हमारी पंचायत में, आप सबके बीच में सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि यहां का फैसला पंचायत में, उसकी भी और एयरपोर्ट की भी, ये मैं दिखाना चाहता हूं सबको। ये फाउंडेशन स्टोन, रेल की लाइन का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे रख रहे हैं, जो वो रेल मंत्री थे, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में हुड्डा साहब खड़े हैं, साथ में दांगी साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं हासी के अंदर, हासी में रेल की लाइन की प्रक्रिया। 9/11/2011 में प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव करी है रेल की लाइन। 15 नवंबर 2011 में हरियाणा सरकार, उस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस रेल की लाइन में मैं मुफ्त में जमीन दूंगा, आप जल्दी बनाओ। 2012-13 के रेल के बजट में 143 करोड़ रुपए इस रेल की लाइन के मंजूर होकर रेल की लाइन के खाते में डल गए। 143 करोड़ 2012-13। 31 जुलाई 2013 को खड़गे जी ने हासी के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और 20 दिसंबर 2013 को इसका सेक्शन 4 हुआ। जिनके सेक्शन 4 हुए हैं उन गांव में आप पूछ लेना, आप मोखरा से पूछ लेना, आप मदीना से पूछ लेना, जो अलाइनमेंट रेल की लाइन की कहां करी थी, कहां पे स्टेशन बने, कहां रेल रुके। और मैंने पहले भी कहा था,
और मैं आज भी कह रहा हूं ये रेल की लाइन हम मंजूर करा के गए थे उस दिन रेल रोड रैली, उस दिन डबवाली तक सिरसा तक 4 लेन की सड़क की का फाउंडेशन भी खड़गे जी ने रखा था और इस रेल की लाइन का फाउंडेशन रखा था। जब सरकार गई तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि सरकार चली गई, ये रेल की लाइन नहीं बनेगी, और तब भी मैंने कहा था कि भाई काम करके गए हैं और ये काम पूरा होगा क्योंकि काम शुरू हो चुका है। और जिस एक दिन ऐसा आएगा कि जब रेल में बैठकर हम दिल्ली से चलेंगे और महम के स्टेशन पे उतरेंगे, और वो इस दिन अभी आएगा। और उस दिन जिस दिन आएगा उस दिन मैं समझता हूं इन लोगों को इस बात की तकलीफ। और इसी तरीके से सरकार चलेगी, बड़ा नुकसान हो गया। अभी बता रहे थे चौधरी भान जी कि भाई 3 मेट्रो बनी, बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक, गुड़गांव तक और बहादुरगढ़ तक। हमें बड़ा नुकसान हो गया, आपको पता है। मेट्रो लानी थी रोहतक तक, मगर जल्दी है, विकास का पहिया फिर घूमेगा, रेल भी चलेगी और मेट्रो भी आएगी, आप रुक जाओ, विकास का पहिया घूमेगा। और इसी तरीके ये एयरपोर्ट आपको तो पता है, लेकिन ये 2016 दिसंबर 2009 हुड्डा सरकार ने प्रपोजल भेजा भारत सरकार के पास कि जेवर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां हरियाणा में 3 जिलों के बीच में पड़ता है, रोहतक, हिसार, भिवानी, यहां बनाया जाए महम में। 23 जून 2010 को इंस्पेक्शन हुआ। आप इन सारे गांव से पूछना कि इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। 15 अक्टूबर 2011 रक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एनओसी दी कि एयरपोर्ट यहां पे बन जाएगा क्योंकि इनका सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है। एनओसी रक्षा मंत्रालय से आनी थी। 15 अक्टूबर 2011। अप्रैल 2012 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फीजिबिलिटी स्टडी करी। नवंबर 2013 फीजिबिलिटी स्टडी का ग्रुप हमारे इन सारे गांव में आया और जनवरी 2012 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अडॉप्ट किया उसका रिकमेंडेशन और कहा कि अगर एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो नोएडा जनवरी 2014 एनसीआर में दूसरा एयरपोर्ट बने तो जेवर की बजाय महम में बने। मगर सरकार बदल गई, एयरपोर्ट चला गया, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा है जिस दिन एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा वहां पर कि यहां पर लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैंने वहीं कहा लोकसभा के अंदर, क्योंकि उस समय मैं लोकसभा में था। प्रधानमंत्री जी को वहीं पे मैंने कहा कि आप एक भारत की बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूं एक भारत में एयरपोर्ट यहां से उठा के आप वहां लगे, एक भारत में हरियाणा का भी हिस्सा है कि नहीं, रोहतक का भी हिस्सा है कि नहीं। मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, जवाब नहीं था। और इसलिए जवाब नहीं था कि एयरपोर्ट यहां का मंजूर था। यहां की सरकार ऐसी आई जिनको हरियाणा के हकों को वकालत करने की जिनमें क्षमता नहीं दिखाई दी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि एयरपोर्ट यहां मंजूर है।